हाय एवरीवन, दिस इज़ साबिर खान। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आप जो भी इस नए होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, तो आप प्लीज़ जाकर जो सिलसिला चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा सब अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और उसके साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो भी ये ब्रिटिश द्वारा जो रिफॉर्म किए गए टाइम टू टाइम, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हुआ करता है, कुछ उसका एक बैकग्राउंड हुआ करता है। तो अक्सर हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो आज भी हम पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। हमें पता है कि इस एक्ट को आने से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो वजूद में आ चुका था। अब यहाँ से पूरे देश के जो उस टाइम के जो लीडर्स हुआ करते थे, उन्हें एक सेंट्रल पोजीशन और एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था ब्रिटिश के खिलाफ एजिटेट करने के लिए और उनसे हमारी जो इंटरेस्ट की बातें वो करवाने के लिए। तो पूरी जो कांग्रेस है उसके हर साल एक सेशन हुआ करते थे। उस सेशंस में वो अलग अलग इंडियन के इंटरेस्ट में डिमांड किया करते थे। तो इस रिफॉर्म को आने से पहले उनकी कुछ मेजर जो डिमांड्स थी वो हम देखेंगे। जैसे पहले तो सबसे इनकी इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि वे जो रिफॉर्म लेजिस्लेटिव में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें रिफॉर्म किए जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। अब जो पार्टिसिपेशन रहेगा या रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो एक्चुअली जो रहेगा वो इलेक्शन द्वारा रहना चाहिए। जैसे उस वक्त जो ब्रिटेन में जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम था वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा, जो कि आज भी है, उसी तरह किया जाता था। तो इंडिया में भी उसी तरह रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और साथ साथ वो जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस था, तो फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन चाहते थे और वो चाहते थे कि बजट्स पे हमारा भी कंट्रोल हो या फिर हमारा भी पार्टिसिपेशन हो उसके एक्सपेंडिचर में या फिर उसके रेवेन्यू कलेक्शन में। तो वो चाहते थे कि बजट के जो बजट है उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन हो, हमें उस पर डिस्कशन करने का मौका मिले, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर सके, उस पर वोटिंग करने का राइट्स हो। तो ये सब उनकी डिमांड हुआ करती थी। ये कुछ मेजर्स डिमांड थी। उसके साथ साथ उनकी और भी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि उस टाइम जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे सिर्फ ब्रिटेन में हुआ करते थे। तो इनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में भी सिमल्टेनियसली हो, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कम कर दिया जाए। इस तरह की डिमांड्स थी। तो इन डिमांडों का नतीजा है क्या फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके फीचर्स पे एक नज़र मारते हैं हम लोग। हाँ, जैसे उनकी डिमांड्स थी, तो हाँ, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म किया गया और नॉन ऑफिशियल एडिशनल, मतलब उस वक्त जो मेंबर हुआ करते थे उसको बढ़ाया गया। अब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में बढ़ाया गया, एक सेंट्रल और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो किस तरह के मेंबर बढ़ाए गए? नॉन ऑफिशियल। अब नॉन ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि जो उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें जो ऑफिशियल लोग हुआ करते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हुआ करते थे, तो वही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में हुआ करते थे। तो उन्हें ऑफिशियल कहा गया। और जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला हमने देखा था, जो पिछले काउंसिल एक्ट देखे थे हमने, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी हुआ था। तो नॉन ऑफिशियल को नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा या वॉइसरॉय के द्वारा। तो अब जो उसके जो मेंबर थे वो अभी बढ़ाए गए और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो बढ़ाए गए दोनों लेवल पर, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। या स्टेट माने तब स्टेट को प्रीवियंस कहा जाता था। जैसे कि आज एक सेंटर है हमारा दिल्ली का, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फिर बाद में पूरी रियासत है स्टेट से। तो स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी बंगाल में, और ठीक है, और बाकी ये सब प्रोविंस हुआ करते थे, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, ये सब। तो ये अलग अलग प्रोविंस हुआ करते थे। इनकी भी अपनी अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर भी हुआ करते थे। तो दोनों लेवल पर नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेटिव मेंबर बढ़ाए गए। दोनों लेवल यानी प्रोविंस यानी स्टेट्स लेवल पर और सेंट्रल लेवल्स पे भी बढ़ाए गए। ठीक है, अब उनके नंबर दिए यहाँ पे, जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं है। ये नंबर्स है, हमें इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। हाँ, वही दूसरा क्या, उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ाया गया। पावर किस पर बढ़ाया कि भाई हाँ, वो बजट पे क्या कर सकते हैं, अब डिस्कस कर सकते हैं।
हाँ, बट उन्हें वोटिंग करने का राइट नहीं मिला अभी तक, सिर्फ वो डिस्कस ही कर सकते थे। और साथ ही साथ वो उन्हें अगर एग्जीक्यूटिव से बजट पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है तो, या फिर आगे के जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में जो भी सवाल करना है एग्जीक्यूटिव से तो वो कर सकते थे। बट यहाँ पे भी लिमिटेशन थी, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको चिट्ठी पर लिख के देना होगा पहला सवाल क्या हाँ ये हमारे सवाल है, उसका जवाब वो एग्जीक्यूटिव देंगी नहीं देंगी, तो आप उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं थी उसमें, बट स्टिल आपको डिस्कस करने का मौका मिल गया है और आपको सवाल करने का मौका भी मिल गया था यहाँ पे। अब जो इंडियन कांग्रेस की अगली डिमांड थी कि भाई इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, तो हाँ अब इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, बट कौन से, इनडायरेक्ट। इससे पहले क्या हुआ करता था, वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट किया जाता था जो कि इंडियंस हुआ करते थे। अब यहाँ पर उनके नंबर बढ़ा दिए गए दोनों लेवल पर, ठीक है। तो बट वो जो बढ़ाए तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, पहले वॉइसरॉय नॉमिनेट किया करता था, अब वॉइसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेगा बराबर मेंबर, बट वो इनडायरेक्ट करेगा, यानी किसी और के रिकमेंडेशन के ऊपर करेगा। जैसे कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वॉइसरॉय, नॉमिनेट कौन करेगा, वॉइसरॉय करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पर, उस टाइम में जो प्रीवियस लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उनकी, और साथ साथ बंगाल चैम्बर जो है, तो इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर है उनकी नॉमिनेशन करेगा, यानी ये लोग इलेक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब इसी एक्ट के जरिए कहीं ना कहीं इलेक्शन ये शब्द इंट्रोड्यूस हुआ हमारी इंडियन जो सिस्टम हुआ है, गवर्निंग सिस्टम है उसका, तो पहली बार इलेक्शन ये शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, पर वो भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट था। तो ये हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो उसमें जो मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेशन किया करता था, गवर्नर। किनकी रिकमेंडेशन के, इन लोग की, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपाल्टीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार और चैम्बर्स। तो इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नर है वो स्टेट या फिर प्रीवियस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेगा। इस तरह एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे ही मोर्लोमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, 1909। अब इसे मोर्लोमेंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है और इसका बैकग्राउंड क्या है वो हम देखते हैं। हमें पता है कि इस रिफॉर्म को लाने की सबसे बड़ी वजह है स्वदेशी मूवमेंट। जब बंगाल का पार्टीशन करने की कोशिश की गई 1905 में, तब उस टाइम की जो कांग्रेस के लीडर थे उसमें एक नया ग्रुप उभर के आया था जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये थोड़े असर्टिव थे, बहुत असर्टिव टाइप के पॉलिटिशियन थे और मोस्टली यंगर थे, जो कि मास मूवमेंट में बिलीव करते थे। तो पार्टीशन करने की मेन वजह थी कि किसी तरह इंडियंस को डिवाइड किया जाए ताकि वो ब्रिटेन के खिलाफ कुछ ऐसा साजिश न कर सके। तो और एग्जैक्टली यही पॉइंट को समझते हुए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने एक मास मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़ी कर दी थी, जो कि थी स्वदेशी मूवमेंट या फिर स्वराज। उनका मानना था कि इंडियंस पे हमारा ही राज होना चाहिए और ये ब्रिटिश है, इनका हमें बाइकआउट करना चाहिए हर तरह से। तो इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट का नारा दिया था और एक ये मास मूवमेंट बनती जा रही थी बहुत बार। तो ब्रिटिश फिर से इस मूवमेंट को लेकर काफ़ी सतर्क थे और वो चाहते थे कि फिर से 1857 जैसा रिवॉल्ट ना हो जाए। तो उन्होंने इसको वीक करने के लिए, यानी कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसे वीक करने के लिए बहुत कोशिशें करने की कोशिश की, नए टेक्टिक अपनाने की कोशिश किए। जैसे मुस्लिम्स को हिंदू मुस्लिम में दरी डालने की कोशिश की, खुद कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को भी अलग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सूरत का जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, तो वो हुआ है। तो इस तरह की कोशिश करने की कोशिश की थी। और इनकी एक और सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि इस मूवमेंट को वीक करने की, कि उन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की घोषणा कर दी। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हम इंडियंस को और रिप्रेजेंटेशन देंगे और हम अब रिफॉर्म करने जा रहे हैं। एक तरह से इस तरह की कैरेट दिखाई, और दूसरी तरह से जो उस टाइम के जो लीडर थे या जो इस
जो ये मूवमेंट में स्वदेशी मूवमेंट में मतलब टॉप के लीडर थे, उन्हें सप्रेस करने की भी पूरी कोशिश की। अलग अलग कानून बनाया गया और वो पूरा हिस्टोरिकल डिबेट है, तो हम लोग उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट बैकग्राउंड यही कि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से ही इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। इसके फीचर्स देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि चल रही थी स्वदेश या फिर स्वराज, तो जाहिर है फिर इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पर दोनों पर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, यानी कि नॉन ऑफिशियल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। जबकि जो इस टाइम लास्ट टाइम हमने देखे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देखे थे कि इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया प्रोविंस लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। बट अब की बार जो पार्टिसिपेशन जो इनलार्ज किया गया या बढ़ाया गया वो डबल रेट से था, डबल या फिर हम कह सकते हैं मोर देन डबल। और दूसरा पॉइंट ये इसमें ख़ास बात थी कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन था या नॉन ऑफिशियल की जो नॉमिनेशन होता था या फिर इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती थी, उनकी मेजोरिटी कर दी गई है। यानी कि नॉन ऑफिशियल अब मेजोरिटी में रहेंगे, कहाँ पर, स्टेट्स में, प्रोविंस में। बट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल लोगों की मेजोरिटी उन्होंने बरकरार रखी। अभी हमारा अगला पॉइंट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके फंक्शन भी बढ़ा दिए गए थे दोनों लेवल पर, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर। पहले हमने देखा था कि उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी, बट अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। साथ ही साथ अगर उन्हें बजट पर कुछ रिजोल्यूशन मूव करना है तो वो रिजोल्यूशन भी ला सकते थे। जैसे कि उन्हें कुछ ग्रांट्स है वो कम करना है या कुछ बढ़ाना है या फिर जो भी एक्सपेंडिचर चेक करना है, तो उससे रिलेटेड वो अब रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे। तो इस तरह उनके कुछ फंक्शन भी बढ़ा दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पहली बार उन्होंने यहाँ से अपना इंडियंस का भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइस रॉय की, उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने की शुरुआत की यहाँ से। तो पहली बार किसी इंडियन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट की गई थी और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मिनिस्टर कहकर उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले जो इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट किसकी हुई थी और क्या बोलकर हुई थी, तो आपको याद रखना है। इसका लास्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश ने जो इंडियंस थे उसमें किसी तरह फूट डालने के लिए या दरी पैदा करने के लिए, किसी तरह सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए एक नया टेक्निक अपनाया था जिसको कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट। ये है क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा एक सिस्टम था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब इस एक्ट में मुस्लिम को कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को अपॉइंट कर सकते हैं। अभी कैसा होता है, जो अभी हमारा रिजर्वेशन का सिस्टम है वहाँ पे ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन पर्टिकुलर कास्ट को हो सकता है या पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को हो सकता है, किस लिए उसकी इलेक्ट करने के लिए मतलब वो उतने लोग, वही लोग इलेक्ट हो सकते हैं। बट उनको इलेक्ट करने वाले यानी उनको चुनने वाले लोग वो पर्टिकुलर जात के या कास्ट के रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें सभी वोट करते हैं यहाँ पे, ऐसा भी एक हमारा सिस्टम है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं था। सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को अपॉइंट कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो इस तरह ये एक तरह का सोसाइटी को अलग करने का पूरा उनका प्लान था कि किस तरह भी किसी तरह मुस्लिम और हिंदू में एक दरी पैदा कर दी जाए। और जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो ये मूवमेंट्स या फिर जो ये यूनाइटेड होकर लड़ने का जो सिस्टम पैदा हो रहा था उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है या फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो जो कि वॉइस रॉय थे तब के, उन्हें फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और आपकी जो भी सजेशन रहेंगे तो हम उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए आप आपके दोस्त में, आपके फ्रेंड्स में। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।